सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में आपको कहेंगे खुशामदीद। और आज हम बात करेंगे कि जैसे जैसे 21 अक्टूबर करीब आ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी भी बढ़ती जा रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंच रहे हैं और इसी हवाले से लीगी रहनुमा ज़ोरों शोर से उनकी आमद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन के पेश नज़र मुल्क भर में सियासी जमातों का जोड़ तोड़, मुशावरतें और मुफाहमतें भी जारी हैं। और इस हवाले से अहम बात यह है कि नून लीग ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर को बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त भी दे दी है, जबकि लाहौर में लिबर्टी पर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने PTI को जलसे का NOC जारी करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये केस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। और अब देखना यह है कि इलेक्शन के करीब आते आते सियासी मंजरनामा क्या होने जा रहा है। क्या मुस्लिम लीग नून के कायद वतन वापसी के बाद बाकायदा अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे? बज़ाहिर तोड़ फोड़ का शिकार PDM फिर एक हो जाएगी या इख्तलाफात, इल्ज़ामात, ये खेल ऐसे ही जारी रहे? सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजिया कार एंकर पर्सन सामा गाजी ने। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे जुल्फ़िकार बदर और नून लीग से निसार चीमा होंगे। आप सबको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो पहले हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून से निसार चीमा से हम बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम मियां नवाज शरीफ की आमद के हवाले से बात कर रहे हैं और तैयारियों के हवाले से बात कर रहे हैं। तो पहले उनसे जानेंगे कि आपकी जमात की जो तवक्को थी कि मियां साहब जो है वो ताहयात नहली सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ख़त्म हो जाएगी, जो कि हम देख रहे हैं कि नहीं हुई है। आगे आने वाले दिनों में क्या किया जाएगा? अदालत से रुजू किया जाएगा या नहीं? और ये भी बताएगा कि क्या इलेक्शन तरमीम एक्ट का भी कोई फ़ायदा मिल पाएगा या नहीं? देखें, बात ये है कि जो इलेक्शन एक्ट में, इलेक्शन लॉज में जो तरमीम हुई हैं उसके तहत तो ये है कि ये अब नायरी जो है वो उसकी मुद्दत 5 साल तक मुकर्रर कर दी गई, मैक्सिमम 5 साल। इसलिए उसमें कोई रिलीफ वाली बात नहीं है। तो मियां सब का हक है जी। और वो जो है वो ताहयात नायरी तो वो सबकी खत्म हो गई जी। इस वजह से ये इसमें तो कोई एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। और इस बारे में अदलिया में भी मैं समझता हूँ कि ये यकसुई थी, ज़हनी यकसुई थी। पाक राय था कि ये जालिमाना कानून था और इसको खत्म होना चाहिए था। और इलेक्शन लॉज में यह है कि उसका अदाला कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा चीमा साहब, आपसे जलसे की जो तैयारियां की जा रही हैं उस पर बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की वापसी पर जो ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसा करेगी, जिसकी इजाज़त के लिए भी अभी एक दरख्वास्त तो बाकायदा तौर पर दे दी गई है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि लिबर्टी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इजाज़त नहीं दी गई, अभी इसकी समाअत भी हो रही है, बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी गई है। और अगर उनको इजाज़त नहीं मिलती और इस तरह हम देखते हैं कि दूसरी जानिब यहाँ पर नून लीग को भी इजाज़त नहीं दी जाती, तो फिर क्या किया जाएगा? अगला स्टांस क्या होगा? देखिए, कौम इस वक्त मियां नवाज शरीफ को एक मसीहा और निजात दहिंदा के तौर पे देख रही है। कौम को याद है कि नवाज शरीफ ने इससे पहले भी पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी खिदमत सर अंजाम दी, बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। कौम को CPEC का तोहफा दिया, मोटरवेज के जाल बिछा के दिए। इससे पहले पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर इसके दिफा को नाकाबिल तस्वीर बनाया। 2013 से 17 तक के अरसे में आपको याद है कि बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से निजात दिलाई, दहशतगर्दी से निजात दिलाई और महंगाई को कंट्रोल किया। अब भी कौम समझती है, बजा तौर पर समझती है कि नवाज शरीफ के आने से महंगाई समेत तमाम मसाइल पे काबू पाया जाएगा। वो मर्द बुरहान है नवाज शरीफ। हर ये कि मुश्किल वक्त में उसने कौम को आखिरी मुश्किलात से निकाला है। इसलिए कौम ये है कि उनको एक मसीहा और निजात दहिंदा के तौर पे देख रही है और उसका इंतजार कर रही है। और दूसरी तरफ PTI का 4 साल दौर भी आपने देख लिया है। उसमें यह है कि बद इंतजामी, बद कलामी और बद जुबानी के अलावा उनके पास क्या है कौम को दिखाने के लिए? कौम को क्या दिया उन्होंने?
जलसे करें, हमें उससे कोई इतराज नहीं है, हमें तो कोई काम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो वो जाने और लाहौर हाईकोर्ट जाने। ये है कि हमें इजाजत देनी होती तो हम तो बिल्कुल इजाजत देते जी, बिल्कुल आप जलसे करें। कौम आपको आपका चेहरा अच्छी तरह देख चुकी है, 4 साल दौर में भी देखा है कौम ने, और 9 मई को भी आपका चेहरा बुरी तरह बेनकाब हो चुका है, और कौम आपके करतूत भी जानती है और आपकी हरकतें भी जानती हैं, और इस वजह से हमें तो कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ठीक है चीमा साहब, यानी आपके ख्याल में कौम का मसीहा वतन वापस आ रहा है। मजीद भी इस पर बात करेंगे। अभी जुल्फ़िकार बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर ये फरमाइएगा, जिस तरह ये फरमा रहे हैं चीमा साहब के जी कौम का मसीहा आ रहा है, वतन वापस, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि जरदारी साहब तो बारहा ये कहते हैं कि मुल्क भर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इंतखाबात जीतेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं या बिलावल साहब हैं, वो पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह भरपूर इलेक्शन लड़ेगी और भरपूर मुकाबला करेगी। जहाँ तक मियाँ साहब के आने का क्वेश्चन है, वो मियाँ साहब को मैं समझता हूँ कि आना चाहिए, बाहर जाना ही नहीं चाहिए था, तो उनको बिल्कुल आना चाहिए। और जो जब वो आएंगे तो उनको अपने कानूनी केसेस का सामना करना पड़ेगा, वो कोई आसान मामला नहीं है। और आने वाले टाइम पे जो मियाँ साहब अकेले समझ रहे हैं कि मामले को हल करें, इसमें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज को साथ मिलाए बगैर पाकिस्तान का मसले का हल नहीं निकल सकेगा। बिकॉज लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान के अंदर ये कोलिजन गवर्नमेंट बनी, उससे 1 साल या 1.5 साल पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा किया था, जिसपे PMLN की लीडरशिप को समझ नहीं आ रही थी कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसा होगा। जब उनको बुला के बताया, समझाया और कौमी असम्बली के अंदर सेनेट का इलेक्शन जीता हमने, पीपल्स पार्टी ने, गिलानी साहब उस पे सेनेटर बने थे, तो वहां पे फिर पता चला कि ये हम नंबर पूरे कर सकते हैं। और उसके बाद फिर नंबर पूरे करके पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। चीमा साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है कि चीमा साहब हिस्टोरिकली, थोड़ी सी मैं चीज़ों को अमेंड करना चाहूँगा कि एटमी ताकत जो है वो पाकिस्तान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था, और CPEC का जो प्रोजेक्ट था उसको इनिशिएट और उसको स्टार्ट करने वाले आसिफ अली जरदारी साहब थे, जो पीपल्स पार्टी के दौर में थे। उसको चीज़ों को आगे लेके चल दे। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर तापी गैस पाइपलाइन और ईरान गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को भी मियां नवाज शरीफ साहब और उसके बाद में आने वाली हुकूमतें भी लेके चलती, तो पाकिस्तान में आज जो मसाइल के हल निकाल रहे, तो वो ऐसा क्या हल था जो मियां नवाज शरीफ साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब को या इसाक डार साहब को वो फॉर्मूला नहीं दिया मसले का। और फिर उसके अलावा एक और चीज कि अब ऐसी चीज है कि ईरान गैस पाइपलाइन के अलावा या टापी गैस पाइपलाइन के अलावा के मसले का हल निकलेगा। अगर उस टाइम पे उसी की इम्प्लीमेंटेशन की होती, इंडस्ट्री को सस्ती गैस गई होती, हाउस होल्ड को सस्ती गैस गई होती, उससे सस्ती बिजली बननी थी, आपकी इंडस्ट्री को सस्ती गैस जानी थी, आपका एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट बनना था वो सस्ता होना था, इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव प्राइस होनी थी, आपके जेरे मुबादला में जो फॉरेन रेमिटेंस है उसमें बेहतरी आनी थी। तो ये चीजें क्यों नहीं की मियां साहब ने? अब ये सारे सवाल जो है मियां साहब के पास हल नहीं है, अकेले मामलात का तमाम लोगों को साथ लेके। ठीक है, आपके ख्याल में तमाम लोगों को साथ लेकर चलना होगा। उसामा गाजी को भी हम एंगेज करेंगे। उसामा, आपने दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ सुना और साथ साथ जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि मियां नवाज शरीफ जिन्हें उनकी पार्टी के लोग, ख़ासतौर पर मरियम नवाज़, ये कहती हैं कि जी मुआशी क़ुव्वत बनाने का एजेंडा पूरा करने आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ, और चीमा साहब ने जैसे कहा कि जी मसीहा आ रहे हैं वो कौम के। आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, जिस तरह वो फरमा रहे थे कि मियां साहब निजात दहिंदा हैं और हमेशा मुश्किल वक्त से पाकिस्तान को निकाला, तो इस पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मुश्किल वक्त में खुद जरूर निकल गए। मियां साहब हमेशा पाकिस्तान की तारीख में जब भी उन पर मुश्किल वक्त आया उन्होंने निकलने की है, और ये तारीखी फैक्ट है। और जब उनके लिए हालात साजगार होते हैं तो तभी वो वापस आते हैं, और जब सारे मामला तय हो जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि जीरो रिस्क
और डील जब मुकम्मल हो गई है अब तो फिर मियां साहब वापस आ रहे हैं। ये बात भी होती रही कि जस्टिस सुमृता बंदयाल साहब जब तक चीफ जस्टिस रहे वो वापस नहीं आएंगे, तो पूरा अपना एक माहौल बनाते हैं मियां साहब और उसके बगैर वो कभी नहीं आते, और जब माहौल नहीं होता तो वो फिर मुल्क से निकल जाते हैं। जहां तक बात है निजात दहिंदा होने की, तो देखिए उनकी कौन सी ऐसी टीम है। इसहाक डार साहब किस मर्ज की दवा थे, वो किसके हैं, वो किसके वजीर खजाना है, किसके कहने पर मिफ्ता इस्माइल को हटाकर इसहाक डार को लगाया गया, किसकी इजाजत से शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, उस जितनी काबीना में लोग थे, क्या आजम नजीर ताड़ साहब मियां साहब के लिए काबिल कबूल नहीं है, क्या खुरम दस्तगीर साहब नहीं है, क्या मुसद्दिक मलिक नहीं है, यानी जितने भी काबीना के लोग थे, मियां जावेद लतीफ जितने काबीना में शामिल थे नून लीग की तरफ से, क्या कोई नए इन्होंने करने हैं? हाँ, मरियम साहबा बीच में आ जाएंगी तो शायद मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, उनको काबीना में शामिल करना होगा। 16 महीने पाकिस्तान की तारीख के आप अदादोशुमार उठाकर देख लें, बदतरीन दौर रहा है, बदतरीन दौर पाकिस्तान की तारीख का। माशी लिहाज से एक एक महीने में 950 अरब रुपए कर्ज लिया गया, आज तक ना पाकिस्तान निकल सका है उस वो 16 महीने की बदतरीन कारकर्दगी से। 6% से हम मनफी पर चले गए और अभी भी नहीं निकल पा रहा और आने वाले कई सालों में नहीं निकल सकेगा। तो बाकी जहां बात है अवाम की, तो वो जब इलेक्शन होंगे और अगर फ्री एंड फेयर हुए तो तब पता लग जाएगा। अभी तक तो कोई माहौल नजर नहीं आ रहा कि अभी जिस तरह फरमा रहे थे 9 मई जब हो गया तो अब तो जल्द से जुलूस वो हाईकोर्ट देखेगी या कोई और देखेगा, लेकिन 9 मई से पहले राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह से किया तहरीक इंसाफ के साथ, वो 9 मई से बहुत पहले 4414 रेड्स कर चुके थे, औरतों बच्चों को हिरासा कर चुके थे, घरों में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो चुका था, पुलिस फलांग फलांग कर जा रही थी, वो हमने सब देख लिया। तो ये तो उससे बहुत पहले शुरू हो चुका था और उससे पहले ये कहानी हमने पूरे पाकिस्तान ने देख ली थी। तो लिहाजा ये वो जब तक मियां नवाज शरीफ साहब को ओपन फील्ड नहीं मिलती कि मैदान में कोई नहीं होगा, अब वो चाहते हैं 2 तिहाई अक्सरियत, सादा अक्सरियत, उनको पीपल्स पार्टी नहीं चाहिए, उनको अब पीपीएम नहीं चाहिए, अब वो कहते हैं मैं अकेला ही मैदान में हूं, अब इस पर आके नेगोशिएट होना है। अच्छा उसामा, एक चीज और, तर्जुमान पीटीआई का मौक़िफ़ सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि जी कुछ जो सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन जनवरी से भी आगे लेकर जाना चाहती हैं, जैसे कि मौलाना फजल रहमान जो कहते हैं कि जी सर्दी होगी, वोट जो है वो कम कास्ट होंगे और दीगर जो भी इशूज़ हैं वो पेश किए जा रहे हैं, जवाब बनाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि किस जमात की जानिब इशारा किया जा रहा है, उन्होंने किस जमात को निशाना बनाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप वोट बैंक किस तरह से देखते हैं? एक तो आज जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई का बयान जो जारी हुआ जिसमें वो कहते हैं कि जी वो मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और जब इलेक्शन होंगे तो उनकी जमात ही जीतेगी, तो किस तरह ये मुमकिन बनाया जाएगा? पीटीआई इलेक्शन में किस तरह से लड़ते हुए दिखाई दे रही है आपको? देखिए, कुछ चीजें हैं जो फैक्ट्स जो डिनाई नहीं किए जा सकते। इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात इस वक्त पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ है। अभी हाल ही में उनकी गवर्नमेंट थी, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में भी थी, उसके बाद जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, जिस तरह के भी इलेक्शंस हुए हैं, उसमें तहरीक इंसाफ बहुत बेहतर परफॉर्म करती नजर आई है। इसके बावजूद कि उनके लोग नहीं थे, कैंपेन नहीं कर सकते थे, ना कर सकते हैं। अभी भी आप देख लीजिए, वो फलस्तीन के हवाले से भी एहतजाज की उनको इजाजत नहीं मिल रही, और चाहे वो इसराइल की कंडेमनेशन करने चाह रहे हों, कोई एक आदमी भी खड़ा हो तो उसकी भी इजाजत नहीं है। आप बाकी तो बात छोड़ दीजिए। तो उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शंस में ना सिर्फ जीत कर दिखाया बल्कि पहले से ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। जहां से वो सीटें जीते हुए थे उससे भी ज्यादा इसी बलूचिस्तान में हमने दिखाया। तो इस लिहाज से तो अगर आप देखें तो इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ जीतती नजर आती है। इस सब के बावजूद अब इलेक्शन डिले का मामला ही ये नजर आता है कि ये हो नहीं पा रहा कि तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसको तोड़ा जा सके। लोग तोड़े गए हैं, लीडरशिप को तोड़ा गया है, लोगों को इधर उधर किया गया है, कुछ तहकाम पाकिस्तान पार्टी में चला जाए, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन डाले, लेकिन उसके बाद भी जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें कोई फर्क खास नहीं पड़ सका, कोई डेंट नहीं पड़ सका। और इस वजह से अब लगता है कि इलेक्शन जितने डिले होंगे तो उसके बाद शायद कुछ फर्क पड़ जाए, कुछ और लोग टूट जाएं, लेकिन पिछले 2 साल में जितना भी ये किया गया है उससे फर्क नहीं पड़ा। तो लिहाजा इलेक्शन करवाएं और डिले करें तब मुश्किल है, और इलेक्शन जब भी करवाने हैं उसमें एक माहौल बनाना होगा जिसमें बिल्कुल एक माहौल बनाना होगा। उसामा, चीमा साहब से भी कुछ इसी तरह का सवाल मैं करूंगी। चीमा साहब, पीटीआई के वोट बैंक को लेकर बात हो रही है, आप उनका वोट बैंक किस तरह से देख रहे हैं? साथ साथ जैसे कि पीटीआई चेयरमैन ने आज जो बयान उनका जो जारी हुआ जिसमें वो कहते हैं कि जी वो मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, तो पीटीआई इलेक्शन में लड़ती दिखाई दे रही है, इसकी सरबराही कोई और करता दिखाई दे रहा है, क्या कमेंट करेंगे आप?
ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन पीटीआई को बिल्कुल हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए, बिल्कुल हिस्सा लेंगी। और वो जो है वो मैं फिर कहूँगा कि अपने 4 साल दौर में भी वो एक्सपोज हो चुके हैं और 9 मई को भी रईसी कसर निकल गई जी, वो पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। इस वजह से हमें कोई खतरा नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और ये उनकी जो पॉपुलैरिटी के दावे हैं सब कागजी हैं, सब हवाई हैं, और इलेक्शन वाले दिन पता चल जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि हम उन्हें इलेक्शन में आने दें, हम इलेक्शन में अवाम की ताकत से, वोट की ताकत से। एक और सवाल ये, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि जी जनवरी में जो है वो बर्फबारी दिखाई दे रही है तो इलेक्शन जनवरी में होना ठीक नहीं, तो क्या वाकई इलेक्शन मजीद आगे जाएंगे? नहीं, ना आगे जाने चाहिए, और ना ही मुझे उम्मीद है कि आगे नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन जनवरी में हो जाएंगे जी। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा है जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे, और होने भी चाहिए, जल्द अज जल्द होने चाहिए। ठीक है जुल्फ़िकार बदर साहब, आप क्या फरमाएंगे इस बारे में कि क्या इलेक्शन आगे जाते दिखाई दे रहे हैं या जनवरी में ही इलेक्शन होंगे? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब ये हुकूमत नई भी बनी थी उस टाइम पे भी कहते थे कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पे होने चाहिए, ना उससे आगे होने चाहिए, ना पहले होने चाहिए, ना उसके बाद होने चाहिए। अब असल बात यह है कि चूंकि वो 90 डेज का टाइम पीरियड तो गुजरता हुआ नजर आ रहा है, अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी के लास्ट वीक में अनाउंस किया है, हम सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करते हैं रहे हैं और कर रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें और इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस कर दें, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो एम्बिग्विटी, एक केओस सा फैला हुआ है, एक तासुर नजर आ रहा है कि इलेक्शन नहीं होने या कोई कुव्वतें उनको आगे करना चाह रही हैं, वो तासुर खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हेल्प मिलेगी ये इलेक्शन। कॉज निगरान गवर्नमेंट एक केयर टेकर गवर्नमेंट है जो वो फैसले नहीं कर सकती जिससे पाकिस्तान के अवाम को बेहतरी, को इकोनॉमिक फैसिलिटेशन मिल सके। तो उसके लिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना जरूरी है, और वो उसी सूरत में हो सकता है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो, इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ग्राउंड में जाएं, इलेक्शन लड़े, और इलेक्शन जो पार्टी जितना इलेक्शन की सीट जीतती है वो आए, आपस में बैठ के करें, फिर हुकूमत बने और फिर मामलात को आगे चलाया जाए। कॉज उसके बगैर पाकिस्तान को आगे लेके चलना, कॉज पाकिस्तान इस टाइम पे क्रॉस रोड पे खड़ा है और हमने पाकिस्तान को गवर्नेंस का चैलेंज हो, इदारों का आपस में टकराव हो, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, फॉरेन रिलेशंस का, डिप्लोमेसी का क्वेश्चन हो, या पाकिस्तान के अंदर इंटरनल जो चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी है और हमसाया ममालिक के साथ मामलात हैं, इन सब को आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकती है। कॉज पाकिस्तान के अंदर टैक्स नेट के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, इकोनॉमी पे, डिजिटल इकोनॉमी में, गवर्नेंस पे, बहुत सारी चीजों पे वक्त काम करने की जरूरत है, और वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही बेहतर तौर पे कर सकती है। लिहाजा इसलिए हम इलेक्शन कमीशन को दरखास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक आप इलेक्शन अनाउंस करें, इलेक्शन की डेट दें, और इलेक्शन वक्त पर होना बहुत ज़रूरी है, और आप ये एनालिसिस भी दे रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुल्फ़िकार बदर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और नून लीग से निसार शीमा, उसामा गाजी तजिया कायम के पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बात करेंगे कि गुज़श्ता कई रोज़ से इसराइल गज़ा का मुकम्मल मुहासरा करके शदीद बमबारी कर रहा है, और मुतादिद अफराद मासूम बच्चों समेत शहीद हो चुके हैं और हज़ारों ज़ख्मी हैं। मुहासरे की वजह से गज़ा में गंदम का दाना और पानी का कतरा पहुँचने नहीं दिया जा रहा। खाको खून में नहाए मासूम बच्चे ज़मीन पर भूख से बिलक रहे हैं और उन पर ऊपर से बम बरसाए जा रहे हैं, लेकिन ये जुल्म सितम की दास्तान है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अहले मगरिब मुसलसल इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए दुआ गो है। इस हवाले से सऊदी अरब भी मुख्तलिफ अरब ममालिक से राबते कर रहा है, और ईरान ने इसराइल को दो टोक अंदाज में ख़बरदार किया है कि इसराइल ने गज़ा पर
हमले बंद ना किए तो जंग में नया मुहाज खुल सकता है। उधर फ़लस्तीनी अवाम पर हालात मज़ीद दबाव डालने के लिए इसराइल ने 11 लाख फ़लस्तीनियों को 24 घंटों में शुमाली गजा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके रद्द अमल में हमास ने भी दो टोक अंदाज में ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि हमारे फ़लस्तीनी अवाम काबिज़ इसराइली धमकियों को मुस्तरद करते हैं। हम अपनी सरजमीन, अपने घरों और अपने साबित कदम हैं और कोई अपना घर नहीं छोड़ेगा। तो मुस्तकबिल करीब में क्या होने वाला है, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। साबिक सफ़ीर है डॉक्टर जमील अहमद ख़ान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आपको वेलकम कहेंगे। सूरत हाल सबके सामने है, 7 रोज़ हो चुके हैं, बमबारी इसी तरह से जारी है। मासूम बच्चे, ख़वातीन, मर्द सभी उसके अंडर हैं और हालात आप देख रहे हैं। सर, आगे फ्यूचर में क्या होने जा रहा है? ये जो तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन है, क्या मुस्तकबिल होगा इसका? ये इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और इस शिद्दत का अलमिया जन्म लेगा कि तारीख़ में उसकी मिसाल देना मुश्किल हो जाएगी अगर इस रविश को इस वक्त न रोका गया। और रोकने के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, उस पर भी आ जाता हूँ मैं चंद लम्हों में। और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा कहती है, अनरवा जो वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी है, रिलीफ एजेंसी, वो क्या उसकी तरफ से बयान आया है कि गाज़ा में जहन्नम का एक बहुत बड़ा मंजर पेश होने वाला है। ये अक़वाम मुत्तहिदा के अल्फाज की मैं बता रहा हूँ, हेल होल का उन्होंने लफ्ज़ दिया है। दूसरी जानिब आप देखें कि शिद्दत पसंदी कितनी आ गई है, यानी कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क, उसका कमांडर इन चीफ, उसका सदर कहता है कि जी हमास जो है वो डेडलीस्ट हॉलोकॉस्ट के बाद हुआ है। कभी नहीं कहा उसने पिछले 30-40 सालों में कि फ़लस्तीनियों के साथ क्या होता रहा है, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और ख़वातीन के साथ। और फिर वो कहते हैं, जो बाइडन कहते हैं कि टेररिस्ट जो है उन्होंने बच्चों के गर्दनें उड़ा दी, जो कि बाद में उसी वाइट हाउस ने कहा कि ये बयान हमने गलतफहमी के बिना पर दिया था। और साथ में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने कभी जो उनके हॉस्टेज इससे पहले भी दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे लिए गए, कभी उनके फैमिली से बात नहीं की और अभी उनकी फैमिली से बात करने जा रहे हैं जूम के ज़रिए तमाम उनसे। तो ये ठीक है, बेशक करें, लेकिन उसके एक जो उसमें आ रही है तनाव आ रहा है, एक बहरी बेड़े साथ खड़े हुए हैं सदर के और कमांडर इन चीफ जो यूनाइटेड स्टेट्स का है, उसके दो वजीर इस वक्त इजरायली टेरिटरी में, एक इस वक्त गाजा में, एक इस वक्त फ़लस्तीन में है और दूसरा डिफेंस का मिनिस्टर एंड डिफेंस सेक्रेटरी वो इस वक्त इजराइल में है। वो कहता है कि अब ये हमास जो है वो ISS यानी दाइश जो है उसकी तरह है, यानी कि जिस तरह दाइश पर एक्शन किया गया, अब फ़लस्तीन पर ये जो सारी धमकियां मिल रही हैं कि आप फ़लस्तीन को खाली करें 1.2 मिलियन, आप अंदाज़ा करें 11 मील का ही टुकड़ा है। 11 मील के टुकड़े में दुनिया के सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन इधर रहती है, उसमें हर एज ग्रुप के लोग हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि मुमकिन नहीं है, एक सड़क आ रही है, ये मुमकिन नहीं है कि 11 लाख लोगों को 24 घंटे में निकाला जा सके इधर से। ये बात उनके अपने स्पोक्स पर्सन जो इजराइल के है, उसने भी जब सवाल किया गया तो उसने ये कहा कि है ये मुश्किल काम, लेकिन हमास जाने और उसका काम जाने, हम तो एक्शन करेंगे। दूसरी जानिब तकरीबन 3 लाख तो खैर उनके रिजर्विस्ट हैं और तकरीबन 1.5 लाख के करीब रेगुलर फोर्स वो मौजूद है एक 11 मील के टुकड़े पर नार्दर्न गाजा के सामने। वैसे टोटल 41 मील का टुकड़ा है, लेकिन उसमें इजराइल का पहले से कब्जा है दोनों टुकड़ों में, एक में पूरा कब्जा है, एक में आधा कब्जा है, लेकिन बहरहाल वो उनका कंट्रोल है। जो 11 मील का है वो फ़लस्तीनियों के पास था, उसके सामने कुछ तकरीबन 4 लाख 4.5 लाख की फौज सामने लगा देना और दुनिया इसको जिस अंदाज में इजराइल को पेश कर रही है, इजराइल का मंजरनामा पेश कर रही है, 1300 अफराद के जाँ बहक होने का मंजरनामा पेश कर रही है। हमने कब कहा कि इनोसेंट जाने और बच्चों और बूढ़ों की जाने ली जाए, कभी किसी ने नहीं उसकी कंडोन की, लेकिन साथ में दुनिया ये भी चाहती है, ये भी देखना चाहती है कि जब दिखलाया जाए तो दोनों तरफ की बात दिखलाई जाए और पिछले जो 30-40 सालों से जुल्म बर्बरियत हो रहा है उसको भी दिखलाया जाए। और साथ में दुनिया चाहती है कि उसका ये भी मुआयना किया जाए, इस लिहाज से भी उसका एनालिसिस किया जाए कि इंटरनेशनल कानून क्या कहता है। अब एक चीज़ मैं बताता चलूँ,
इंटरनेशनल कानून के मुताबिक एक्यूपाइड टेरिटरी, कोई भी काबिज फोर्स अगर किसी एक्यूपाइड टेरिटरी में किसी की जमीन पर है, सरजमीन पर फलस्तीनियों की, जो अक़वाम मुत्तहिदा के तरफ से डिक्लेयर है, फलस्तीन ने तो खैर अपनी जगह पर, अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि ये एक्यूपाइड टेरिटरी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने रेजोल्यूशन, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 242 के तहत बताया है कि भाई इसको आपने, ये एक्यूपाइड टेरिटरी है, तो लिहाजा एक और जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है जिसके तहत 2469 कि जिसके तहत ये हक है उन लोगों का फ्रीडम फाइटर हैं कि वो अपनी एक्यूपाइड टेरिटरी को खाली कराएं। और बाय द वे आपके नाजरीन के लिए बताता चलूं कि इजराइल को नौ आबादियाती लोग यानी जिनको बसाया गया, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के दोबारा रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी करते हुए, अगर आप एक्यूपाइड टेरिटरी में, जिस तरह कश्मीर में हो रहा है, एक्यूपाइड टेरिटरी में अगर बाहर से लोगों को लाके बसाएं, और न सिर्फ बसाया जा रहा है, उनको स्कूल के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में उनको वेपन की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका मतलब ये कि आपने जिन लोगों को बसाया है उनको फिर उसके बाद 18 साल के बाद उनको कंपलसरी नौकरी इसकी अस्करी इदारों में कराई जाती है। इसका मतलब वो सारे के सारे सोल्जर हैं जो उधर, और यही वजह है कि आज सुबह उस के आबादियाती लोगों ने ये अपने हथियार उठा के, अगर वो कहते हैं कि हम सिविलियन हैं, तो फिर उन्होंने गाजा पर हमला किया है अपनी फौज के साथ। तो एक तरफ गाजा पर हमला किया अपनी फौज के साथ। बहुत अहमद खान साहब आपके वक्त का। और अब हम प्रोग्राम में बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे की। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं, सिर्फ एक और दिन बाकी रह गया है, जिसके बाद वर्ल्ड कप 2023 में दो टक्कर के आलमी चैंपियन भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को टक्कर देंगे। अहमदाबाद मुकम्मल तौर पर क्रिकेट के बुखार की लपेट में आ गया है, जहां वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफ पाक भारत टीमों के दरमियान मैच देखने के लिए तमाशाइयों की बड़ी तादाद जमा हो गई है। अहमदाबाद के होटल्स में शौकीन क्रिकेट ने अभी से डेरे डाल दिए हैं और होटल्स में जगह खत्म होने की सूरत में शौकीन की बड़ी तादाद ने निजी अस्पतालों का रुख कर लिया है। क्यों किया है? क्योंकि भारतीय मीडिया के मुताबिक अस्पतालों में चेकअप के जो पैकेजेस हैं वो सस्ते हो गए, जबकि होटल्स के किराए कई गुना महंगे हो चुके हैं। स्टेडियम में 1,34,000 तमाशाइयों की गुंजाइश मौजूद है। कल एक बकरा होने जा रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट लीना मोइन अजीज़ ने हमें ज्वाइन किया है और अहमद कुरैशी भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। कल होने वाले इस पाक भारत टाकरे के हवाले से उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया लीना आपके वक्त का। कल एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आज बाबर आजम ने। बाबर आजम कहते हैं कि जो पिछले मैच में गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ नहीं दोहराई जाएंगी और टॉस बहुत अहम होगा। तो आपके ख्याल में टॉस कितना अहम है? अगर पाकिस्तान कल टॉस जीतता है तो क्या बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? देखिए, जनरली मेरा ख्याल है कि जब बहुत बड़ा कोई मैच होता है तो हमेशा टॉस जीत के आपको बैट कर लेना चाहिए, ताकि जो चेज है उसका प्रेशर आप दूसरों पे डाल सके, ना कि अपने आप पे। लेकिन देखिए, टॉस का तो ये लॉटरी की तरह होता है। टॉस उसका तो पता जब ही लगता है ना, जब वो कॉइन गिरता है और आपको पता लगता है। फर्ज करें कि अगर आप टॉस हार भी गए तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये 100 ओवर्स गेम है, इसमें अगर आप 70 ओवर्स अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, बेहतरीन क्रिकेट खेलेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, तो आप यू कैन स्टिल एंड अप ऑन द विनिंग साइड अगर आप टॉस हार भी जाएं। और दूसरा, टॉस से कनेक्टेड एक और चीज, बहुत अहम चीज है कि आप सबसे ज्यादा कंडीशंस देखते हैं। फर्ज करें ओवरकास्ट कंडीशंस है, बारिश होने वाली है, तो आप टॉस जीत गए तो आप यकीनन बॉलिंग करेंगे, क्योंकि आप प्रेडिक्शन है, बारिश की प्रेडिक्शन है कल के मैच में। हाँ, तो फिर उस तरह की सूरत हाल में आप पहले जो है बॉल कर लेते हैं। फिर एक और मामला आ जाता है कि अगर बारिश की है सूरत हाल तो आप ये भी एज अ कैप्टन सोचते हैं कि डीएलएस आ जाएगा बीच में, तो शायद आप चेस करें तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल सारी ये चीजें कहने के बाद मैं आपको यही कहूंगी कि पहले पाकिस्तान को बैट करना चाहिए, फ्री माइंड से, बड़ा मैच है और उन पे चेजिंग का ओनस डालना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब तक जो ये दोनों टीमें मुख्तलिफ टीमों के साथ मैचेस खेल चुकी हैं, इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या लगता है आपको कल कौन सी टीम पर ज़्यादा प्रेशर होगा, पाकिस्तान या भारत? नहीं, यकीनन देखिए, पाकिस्तान पे तो उनके लोगों का प्रेशर होगा। 1 लाख से ऊपर वहां पे क्राउड होगा, अपना
सारा क्राउड इंडिया को सपोर्ट कर रहा होगा। इंडिया पे होम क्राउड का प्रेशर होता है कि अगर हार गए तो क्या होगा। तो दोनों टीमों पे फर्क प्रेशर होगा, किस पे ज्यादा किस पे कम ये कहना मुश्किल है। प्रेशर दोनों पे होगा यकीनन, लेकिन फिर उसमें यही है जैसे बाबर ने कहा कि गलतियां ना दोहराएं और चेंजेस करें। अगर आप एक ब्रेव कप्तान है तो यकीनन आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कल आप ये भी कर सकते हैं कि जी इमाम अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो आप हर को ले आए, वो एक्स फैक्टर प्लेयर है, क्या पता कल चल जाए, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इंडिया के खिलाफ। या आप आउट ऑफ द बॉक्स ये भी कर सकते हैं कि आप खुद ओपन कर लें, आप T20 में ओपन करते हैं, उससे आपकी स्लॉट्स खुल जाएंगी, एक स्लॉट खुलेगा तो आप उसामा मीर को खिला लें, वो जेन्युइन स्पिनर है, शादाब को ड्रॉप कर लें। तो बहुत सी जो कप्तान ब्रेव होगा, जो आउट ऑफ द बॉक्स खेलेगा, सोचेगा, जो दलेर होगा वही टीम कल जीतेगी जो दलेर होगी। लीना, अहमद कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन किया है। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद, कल एक बड़ा टाकरा पाक भारत मैच जिसका सबको इंतज़ार, हाई वोल्टेज मैच जिसे कहा जाता है, और कल जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा वो जाहिर है मुद्दतों उसकी परफॉर्मेंस को याद रखा जाएगा। एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है कल। क्या कहेंगे आप, कितना प्रेशर होगा पाकिस्तान भारत की टीमों पर? देखें, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो ज़्यादा प्रेशर है वो भारत की टीम पे है, क्योंकि एक तो वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, दूसरा 1,30,000 का जो क्राउड होगा उस सारे क्राउड की एक्सपेक्टेशंस इंडिया की टीम से होंगी कि वो ऑन ग्राउंड ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान को हराएं। पाकिस्तान के ऊपर क्राउड की हद तक का तो कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिया के मैच का एक प्रेशर होता है और आई होप कि पाकिस्तान टीम इस प्रेशर को सस्टेन कर सके, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात आती है तो आपकी टेक्निक, आपका टैलेंट, आपकी बाकी सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। जो भी टीम प्रेशर को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करती है, जो भी टीम अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखती है, वो जीतती है। अच्छा अहमद, लीना से भी पहले मैंने इस पर बात की कि बाबर आजम ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तो उन्होंने टॉस को बहुत अहम करार दिया है। यकीनन टॉस अहम होता है, लीना जैसे कह रही हैं कि बड़ा मुकाबला है, बड़ा मैच है, तो जो टॉस जीते उसे पहले बैटिंग करनी चाहिए ताकि एक बड़ा टारगेट बनाया जाए और दूसरी टीम पर फिर ज़ाहिर प्रेशर होता है जब वो बैटिंग करते हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा इससे थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है और वो ये कि कल के मैच में हमने देखा है कि थोड़ा सा ड्यू ने का अमल दखल था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में। तो आई गेस कि अब ड्यू का फैक्टर आहिस्ता आहिस्ता हमें आगे भी देखने को मिलेगा। कल के मैच में भी ड्यू का फैक्टर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो जब रन्स ऑन द बोर्ड हों तो एक क्लैरिटी ऑफ माइंड उनके साथ होती है और चेज़ में वैसे ही पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जब पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है। तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को चेज़ करना चाहिए। अच्छा, गलतियां ना दोहराने की बात की है बाबर आजम ने। पिछले मैच को देखा जाए, ऑल तो हमने 345 चेज़ किया था, एक बड़ा टारगेट है। ये बताइएगा कि वो गलतियां क्या थी जो पिछले मैच में की गई और अब नहीं करनी है भारत के साथ जो मैच होगा? देखें, कुछ गलतियां तो ये हैं कि आपने ख़ास तौर पे कप्तानी के अंदर अगर मैं बात करूं तो एकदम से जब आपको दूसरी टीम चार्ज लेना की कोशिश करती है या आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है तो आप एज अ कैप्टन डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। बाबर आजम की जो कैप्टनसी की वीकनेसेस हैं या उस वीकनेसेस की वजह से जो उन पर प्रेशर है या कैप्टनसी में जो उनके फेलियर्स आते रहे हैं, उनका जो प्रेशर है अब उनकी बैटिंग में भी नज़र आता है। तो बैटिंग में आई होप कि वो प्रेशर के बगैर खेलें, क्योंकि बाबर आजम की बैटिंग में किसी भी किस्म की कोई टेक्निक का तो मसला है नहीं, ना ही उनमें टैलेंट की किसी किस्म की कमी है, सिर्फ वो अंडर प्रेशर होते हैं। तो और लीना मोइन, वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह पीर को एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।